खवातीन के एक बढ़ते हुए मसले PCOS के हवाले से। PCOS एक ऐसा मसला है जो हर खातून के साथ आजकल ये मसला है, और ये सिर्फ आपकी हार्मोनल ख़राबी की वजह से नहीं होता, बल्कि एक ऐसी कैफियत है जो खवातीन की मजमूई सेहत, रोज़मर्रा ज़िंदगी और माँ बनने की सलाहियत तक को मुतासर कर सकता है। चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों का आना, वज़न में इजाफा, बेकायदा माहवारी और बांझपन जैसे मसाइल इस बीमारी से जुड़े हैं। माहिरीन के मुताबिक बर वक्त तशखीस और इलाज ना किया जाए तो PCOS खवातीन के लिए तवील मुद्दती पेचीदगियाँ पैदा कर सकते हैं। तो आखिर ये मर्ज होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या, और खवातीन इससे बचाव कैसे मुमकिन बना सकती है, इन्हीं सवालात के जवाब जानेंगे आज के इस खुसूसी सेगमेंट में। और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल्स कर सकते हैं 08901008। दूसरा हमारा नंबर है 0512624946। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। थोड़ी देर में ये नंबर स्क्रीन पर भी आ जाएंगे। सही। और इसी पर बात करने के लिए इन स्टूडियो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर फरवा हमीद साहिबा। आप एस्थेटिक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि इस वक्त हमें हर तरह की खवातीन, हर तरह के लोग देख रहे हैं। आप थोड़ा सा सबसे पहले ये एक्सप्लेन करेंगी कि PCOS है क्या और किस तरह से ये वुमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट करता है। ऑलराइट, जो PCOS का मतलब है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि पॉलीसिस्टिक, इसका मतलब है कि जो अंडे दानियाँ हैं, जिनको बेजा दानियाँ कहते हैं आमतौर पे, उसमें पानी की छोटी छोटी थैलियाँ बन जाती हैं, जिसकी वजह से रेगुलर माहवारी होना कम हो जाती है। फिर एनओवुलेशन का मतलब है कि हर माह अंडा नहीं बनेगा, जिसकी वजह से इरेगुलर साइकिल, माहवारी का कम होना, और जैसे कि आपने अभी सिम्टम्स बयान किए कि चेहरे पे बाल ज़्यादा आना, एक्नी होना, ऑयली स्किन होना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और लेटर ऑनसेट इनफर्टिलिटी, इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं कि अगर इसको ना ट्रीट किया जाए या इसके सिम्टम्स को मैनेज ना किया जाए तो लॉन्ग टर्म में ज़ियाबितस टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। ओबेसिटी अगर है आपको लॉन्ग टर्म, तो इसके में ऐसा भी हो सकता है कि बच्चेदानी के जो अंदर वाली झिल्ली है उसका कैंसर भी हो सकता है। तो दैट शुड बी ट्रीटेड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि PCOS एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि अब हर दूसरी खातून में आपको होता हुआ नजर आ रहा है। ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहा कि किसी को शायद मालूम नहीं होगा। इसकी इतनी बढ़ती हुई वजह क्या है कि PCOS, आप जिस खातून को देखेंगे उसको PCOS है, और इससे सिर्फ ये नहीं है कि आपकी इनफर्टिलिटी, बल्कि आप ये समझें कि मोटापे का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स आपको स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। चाहे PCOS बेसिकली कॉज अगर उसका डिटर्मिन करने की कोशिश की जाए तो दैट इज़ अननोन एटियोलॉजी, लेकिन जो देखा गया है और साइंस ने जितनी स्टडी की है उसके मुताबिक इसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब होता है कि फैमिली में ये रन करती है, किसी की माँ की, किसी को बहन को ऑलरेडी PCOS है तो उनमें ज़्यादा PCOS होगा, जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है या जिनकी फैमिली में ओबेसिटी है उनमें ज़्यादा PCOS होगा। अब जो बढ़ती हुई हम शरह देखते हैं रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो इस वजह से है हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, फिर प्रोसेस फूड, जंक फूड, फास्ट फूड हर वक्त लेना, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाले जो सिम्टम्स हैं इसके ये और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बढ़ने की वजह ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, बॉडी को ये कि इंसुलिन ज़्यादा बनाओ, जब इंसुलिन ज़्यादा बनाएगी मेल पैटर्न के हार्मोन्स आएंगे, जिसकी वजह से सारे चेहरे पे बाल और एक्नी जैसे अभी हमारी बात हुई, इसके अलावा एनओवुलेटरी साइकिल शुरू हो जाएंगे। तो एक पूरा सिक्वेले शुरू हो जाता है, और बात कहाँ पर आकर ठहरती है, लाइफस्टाइल के ऊपर। मतलब आप ये कहने की कोशिश करें, हम ये समझें कि अगर जितनी भी इसका जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो मेडिकेशन पर भी है और लाइफस्टाइल पर भी है, ये कह सकते हैं हम। आई वुड से कि जो पहली ट्रीटमेंट है अगर हम PCOS के लिए स्टार्ट करेंगे, दैट वुड बी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आई वुड लाइक टू ऐड 4 थिंग्स। 1 इज द फिजिकल एक्टिविटी, 2nd इज द डाइट, 3rd इज स्ट्रेस रिड्यूस करना, एंड 4 इज टू हैव अ गुड स्लीप। और कितने चांसेस होते हैं इसके बाद आप ठीक हो जाएं? जब आप 5 से 10% भी वेट लूज करते हैं तो आपकी ओव्यूलेशन वापस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वेट रिड्यूस करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है, काफ़ी हद तक वो मैनेजेबल हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि PCOS के हवाले से बात कीजिए तो ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये कंट्रोल हो सकता है। और मैं इस हवाले से पढ़ रहा था कि ख़वातीन जिनको PCOS होता है वो जब किसी मेडिकेशन की जानिब जाती हैं या मेडिसिन लेती हैं तो पीरियड्स में बहुत ज़्यादा उनको डिले हो जाता है, इस तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं। सो मेडिसिन लेनी चाहिए या फिर जो आपने गज़ल को जवाब दिया कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए? दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। अब बेसिकली PCOS एक जेनेटिक कंडीशन है। अगर हम अल्ट्रासाउंड पर देखते रहेंगे कि अंडे दाने में पानी की थैलियाँ हैं,
तो वो हमारा उसका कंट्रोल दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है सिम्टम्स कंट्रोल। सिम्टम कंट्रोल्स का सबसे पहला स्टेप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होगी। अब मेडिकेशंस की बात आए तो मेडिकेशंस उस लिए दी जाती हैं, डिपेंड करते हैं आपको क्या सिम्टम्स हैं। क्या इरेगुलर साइकिल है, फिर रेगुलरिटी के लिए मेडिसिन देते हैं। अगर इनफर्टिलिटी है या डिले हो रहा है प्रेगनेंसी होने में तो उसके हिसाब से ओवुलेशन, इंडक्शन और मल्टीपल एडवांस टेक्निक्स जैसे IUI है, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको बोलते हैं आमतौर पर, वो भी यूज़ किया जा सकता है। हेयर ज़्यादा हैं तो उसके हिसाब से हम एक्ने और उसको मेल हार्मोन्स कम करने के लिए मेडिसिन देते हैं। मेडिकेशन डिपेंड करेगी व्हाट सिम्टम्स आर यू सफरिंग फ्रॉम, बट टू बी ऑनेस्ट स्टेप 1 विल ऑलवेज बी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जो मतलब अगर 1 साल से ज़्यादा आपके सेक्सुअल रिलेशंस हैं आपके हस्बैंड के साथ, लेकिन उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उसके बावजूद मतलब ये समझा जाता है कि ये शायद बांझपन है। फिर हमने देखा है कि कुछ खवातीन इस तरह से भी होती हैं कि लाइल्मी या फिर शर्म की वजह से भी इलाज नहीं कराती। तो मैं ये चाहूँगी कि आप उन खवातीन के लिए भी बताएं कुछ कि वो जो शर्म महसूस करती हैं या फिर इलाज नहीं कराती, उनको कितने लॉन्ग टर्म मसाइल हो सकते हैं। एग्जैक्टली अब देखें, अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है और आप कंसीव नहीं कर पा रहे, हम उसको डोमेन साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं कि प्राइमरी सबफर्टिलिटी। ठीक है कि आपको 1 साल से ज़्यादा आप रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं और चांसेस हैं कि भाई प्रेगनेंसी नहीं हो रही। उसमें अगर ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम को देखा जाए तो 80 to 90% कॉज क्या निकलेगा? PCOS। अच्छा, ठीक, इसलिए इससे शर्माइए मत, आइए OPD में अपने डॉक्टर से बात कीजिए। ठीक है, और एज अ कपल आएँ, जब इनफर्टिलिटी के लिए आएँ तो एज अ कपल आएँ। अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की आपने बात की तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस लॉन्ग टर्म जब ठहरेगी तो टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। अच्छा। इसके अलावा हाइपरटेंशन, देन मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से फटीग, ठीक है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, और फिर बच्चेदानी का कैंसर भी एन ओवुलेशन की होने की वजह से कि लॉन्ग टर्म अगर एग रिलीज नहीं होता तो वो भी कॉज हो सकता है। ठीक हो गया, और दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम उस तरह से डॉक्टर के साथ कंसल्ट नहीं करते हैं। और ये कंसल्ट ना करने की वजूहत कोई आपके सामने, क्योंकि आपको तो प्रैक्टिस करते हुए काफी अरसा हो गया होगा, क्या कुछ शर्माते हैं हमारे मर्द या क्या मसले मसाइल होते हैं? बेसिकली जब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि ये खवातीन का काम है, अम्मा को साथ भेज देते हैं, या ऐसा अक्सर होता है, लेकिन ऑफकोर्स हम सारे मर्दों को तो ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन ऐसा होता है कि OPD में पेशेंट्स आती हैं, समटाइम्स दे आर अलोन, ठीक है, और फिर 90% ऑफ द केसेस में मर्द साथ नहीं होते, चाहे वो प्रेगनेंसी का सफ़र हो या चाहे उनको कोई गायनेकोलॉजिकल इशू है। तो हम जब भी हमको ये पैगाम देना चाहूँगी कि आएँ, अगर कोई इशू है उसको जल्दी ट्रीट किया जाए, क्योंकि औरत की एज पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एग की क्वालिटी, एग की क्वांटिटी कम होती रहती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अर्ली अपने डॉक्टर से जाके मिले सो दैट थिंग्स कैन बी सॉर्टेड आउट। सही, आप भी सवाल आपने किया, आपका जवाब चल रहा था, तो मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि जो PCOS है ये क्या ये परमानेंट आप ये कह सकते हैं कि बीमारी है या फिर टाइम के साथ ठीक हो सकता है? अच्छा देखिए, ये जेनेटिकली एक ओरिजिन है इसका, ठीक है। अब हम ये देखें PCOS ट्रीट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम 5 दिन 10 दिन या सम टाइम्स के लिए मेडिसिन लें और उसके बाद कहें अच्छा हमने 4 दिन के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना। जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वैसे भी देखा जाए जनरली आपकी होल हेल्थ के लिए भी अच्छी है, कि सिर्फ PCOS की बात नहीं है। हाँ, अगर अंडेदानियों में पानी की थैलियाँ पड़ी हैं तो उन्हें पड़े रहने दें, उससे घबराइए मत। जो आपको सिम्टम्स फेस हो रहे हैं उसकी बात कीजिए, ठीक। ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, ये आपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई सिर्फ 4 दिन के लिए नहीं करना, यू हैव टू डू इट फॉर द होल लाइफ। ठीक हो गया। और ये जो अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की आप बात कर रही हैं डॉक्टर साहिबा, तो अगर आपने लाइफ को मॉडिफाई कर लिया, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लिया, वेट आपका 5 से 10 kg कम हो चुका है, मंथली जो आपका साइकिल है वो अगर अपनी जगह पे आ चुका है, तो मीन टू से कि आप कहीं ना कहीं पे PCOS को कंट्रोल भी कर रही हैं और आप अपनी जो फर्टिलिटी है उसको भी बहाल कर रहे हैं, और अपनी हेल्थ के लिए भी। इसका मतलब है कि यू आर कंसर्न फॉर योर हेल्थ, ठीक है। और जनरली लॉन्ग टर्म में हर लिहाज से अगर आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं, सिर्फ PCOS ही नहीं, कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, तो वो आपको उसकी होने की शरह ऑफ कोर्स कम हो जाएगी व्हेन यू आर हेल्दी। तो ये बताइएगा, आजकल हम देख रहे हैं जितनी भी नौजवान नस्ल है, यंग कपल्स हैं, उनमें इनफर्टिलिटी के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। ये भी लाइफस्टाइल का ही मसला है या फिर आप इसको किसी और तरीके से भी देख रही हैं? देयर कैन बी मेनी रीजंस, लेकिन ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि जो यंग कपल्स हैं खास तौर पे, एक तो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रेस इतनी ज़्यादा है, सारे टाइप ए पर्सनैलिटीज़ बने हुए हैं, रात को जाग रहे हैं, मोबाइल्स हाथ में हैं, एंड दे आर स्क्रोलिंग डाउन। जब आप लेट जागते हैं तो एक हार्मोन होता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, कॉर्टिसोल राइज होता है, वो मजीद इंसुलिन को बढ़ाएगा। इसका मतलब है कि अगर PCOS है
तो वो एग्रेवेट हो जाएगा। अगर पीसीओज नहीं है तो वैसे भी ओबेसिटी आना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात, हम सिर्फ लाइफस्टाइल के ऊपर ही करते हैं। और अगर आप इनफर्टिलिटी की बात करें तो इसमें पीसीओएस के अलावा भी कुछ अवामिल हैं जो कार फरमा होते हैं? देखिए, इनफर्टिलिटी डिपेंड करता है कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है कि पहली बार ही अभी हमल ठहरा ही नहीं, उसमें ऑफ कोर्स ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स जिनमें पीसीओएस एक वन ऑफ द मेजर कॉजेज है वो आता है। इसके अलावा और फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि ट्यूबल फैक्टर्स हैं, यूटेराइन फैक्टर्स हैं, यानी कि एंडोमेट्रियल जो अंडर बच्चेदानी होती है उसके फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शन हो सकती है, मेल फैक्टर हो सकता है। ठीक है। और अच्छा, इसमें अक्सर ये होता है, मैंने देखा है कि कुछ जो लेडीज हैं या फीमेल्स हैं वो डिले करती हैं डॉक्टर के पास जाने में। आप क्या सजेस्ट करती हैं कि आफ्टर मैरिज 1 मंथ 2 मंथ बाद लोग इसको बहुत हल्का लेते हैं, डॉक्टर की सजेशन कब लेनी चाहिए अगर कोई कंसीव नहीं कर रहा तो? देखिए, अगर आपके साइकिल्स रेगुलर हैं, आपको पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वेट बड़ा एवरेज, आपका बीएमआई बिल्कुल 18 से लेके 25 के दरमियान आ रहा है और आपका आपस में रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रीवियस कोई इशू नहीं चल रहा, तो आई वुड से कि एक गायनेकोलॉजिस्ट से एक सिंगल विजिट की ज़रूरत है। ठीक है। देन यू कैन स्टार्ट योर प्रीनेटल विटामिन्स जो भी आप हैं और ट्राई करें नेचुरली। ठीक है। लेकिन अगर यही खातून जो है 24 इयर्स की नहीं बल्कि 35 की है, फिर उसको डिले करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले बात की कि एज इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मेन के लिए नहीं, जिन मेन के सीमन एनालिसिस ठीक आता है, दे आर फर्टाइल इवन एट द एज ऑफ 60 to 70 एज वेल, लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। फीमेल्स के खास नंबर ऑफ एग्स हैं जो कि वो लेकर आती हैं, वो वही एग्स हैं जो कि हर माहवारी के साथ रिक्रूट होते हैं। यानी कि एज के साथ साथ एग क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही नीचे जाएंगे। बिल्कुल ऐसे, और दैट इज़ वेरी क्रूशियल पार्ट जो आपने बात की। अच्छा, जो मिस कैरेज है वो कितना ज़्यादा इस पे होता है कि उसमें इनफर्टिलिटी आपकी जो है वो कम हो सकती है? मिस कैरेज से रिलेटेड आई कुडंट गेट योर क्वेश्चन। जिस तरह के एक मिस कैरेज हो जाता है उसके बाद लोग कहते हैं हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उसकी क्या वजूहत? अच्छा, मिस कैरेज डिपेंड करता है कि मिस कैरेज कौन से टाइम पर हुआ। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। मिस कैरेज के पीछे हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वन ऑफ इट इज पीसीओएस। ठीक है। इसके अलावा ज़ियाबितस हो सकती है, थायराइड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फिर बच्चेदानी का जो मुंह है जिसको रहम का मुंह कहते हैं उसकी वीकनेस हो सकती है, कोई इन्फेक्शंस हो सकती हैं वायरल। देयर कैन बी मल्टीपल कॉजेज। अगर तो एक सिंगल मिस कैरेज है तो उसका जो है उसके बाद इनफर्टिलिटी होना, वी हैव नॉट सीन मच कि जी एक सिंगल मिस कैरेज है उसके बाद आपने इट इज़ ट्रीटेबल और 2-3 महीने बाद आप कंसीव करने का ट्राई कर सकते हैं। ये भी देखा गया है कि एक मिस कैरेज के बाद अक्सर जो फीमेल्स हैं उनका सेकंड मिस कैरेज भी होता है। इवन दैट कि मेरी अपनी एक फ्रेंड है उसका 3rd मिस कैरेज भी हुआ। तो इसके पीछे क्या वजह है फिर? ये सिर्फ 1 to 2% आवाम को होता है। इसको हम कहते हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस। अच्छा। रिकरेंट मिसकैरेजेस की कॉजेज सिंपल एक आधे मिसकैरेज से डिफरेंट होंगी। अच्छा। अगर किसी को रिकरेंट मिसकैरेज है तो हमें उसके हिसाब से उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, उसके हिसाब से डायग्नोसिस करना पड़ेगा। बॉडी में क्लॉट्स बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होना, वायरल इन्फेक्शंस होना, एक कंडीशन है मेडिकल जिसको एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम कहते हैं, वो होना, उन केसेस में वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर फरवा हमीद हमारे साथ मौजूद थी जो कि ख़वातीन के इशूज़ हैं और इसे बात करी थी और बड़ी इन डिटेल कन्वर्सेशन हुई है और उम्मीद करते हैं कि जिन भी लोग हमें सुन रहे थे वो यकीनी तौर पे इन बातों पे अमल करेंगे। और डॉक्टर साहिबा, ये एक ऐसा टॉपिक है कि सुनने वालों में हर दूसरे तीसरे शख्स को तो हुआ होगा लेकिन कॉल नहीं आई यहाँ, कॉल नहीं आई, क्योंकि लोग शर्माते हैं ये इस पे बात करने से। आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और ज़ात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।